हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको चैप्टर 4 करवाने जा रहे हैं, केमिस्ट्री 10th क्लास, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सीबीएसई वालों, इंस्टेंट वालों, छा जाओ, आज तुम्हारे लिए ऐसी चीज लेकर आ रहा हूं तो मजा आ जाएगा मेरे को बच्चों। तो आज हम करवाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कंबशन क्या होता है। कंबशन होता है जलना। क्या होता है? जलना बच्चों। लकड़ी जैसे हम जलाते हैं तो उसे बोलते हैं कंबशन। ओके, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है कार्बन के रूप में, जिनको कि हम जलाते हैं बड़ी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देंगे तो उसे बोलेंगे क्या? कंबशन। क्या बोलेंगे? कंबशन। जैसे C+O2 तो जलेगा तो क्या हो जाएगा? CO2 गैस हो जाएगी। ओके, CH4 मीथेन को हम क्या करेंगे? O2 के साथ जलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर बन जाएगा और आग निकल आएगी। और जब आग निकलती है तो उसे बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंबशन। देखो आगे अब वो करवाते हैं हम, ताकि आपको मजा आएगा पढ़ते हुए बच्चों। ओके, ये मैंने कल पार्ट में करवा दिया था आपको समझ में आ गया था। ब्यूटानॉन, इथोनिक एसिड, ब्रोमोपेंटेन और हेक्सानॉल क्या होता है, एक एक चीज खोल के बता दी थी मैंने। बिल्कुल छा जाओ दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त था। अब देखो आगे करवाते हैं हम। इसमें एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक एक चीज करवाऊंगा आपको ताकि मजा आ जाए आपको। इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स करवाऊंगा बच्चों। ओके, देखो यहां कंबशन क्या होता है। देखो यहां कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट पैदा होगी। किसके द्वारा? जब कोई भी चीज इकट्ठी करेंगे, लकड़ी है, लकड़ी के जैसी माचिस लगाएंगे तो वो आग उठेगी। दैट इज कॉल्ड कंबशन। क्या हो गया? कंबशन बच्चों। तो ये क्या है? फायर ऐसा एग्जांपल है कंबशन का। किसका है? कंबशन का एग्जांपल ऑफ फायर। अब इसका करवाएंगे हम एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। देखो यहां CH4 लिया हमने, प्लस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला दिया। जलाने के बाद क्या बनेगा बच्चों? यहाँ CO2 बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ओके, इसी तरह 2O2 करेंगे सेम तो CO2 बन जाएगा और वाटर डबल रूप में वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, ये है कंबशन डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब आ गया दूसरा है एडिशंस। क्वेश्चन आ जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज हो बताओ कार्बन कंपाउंड्स की, तो पहला पॉइंट होगा कंबशन, सेकंड होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन मींस ऐड करना। क्या हो गया बच्चों? ऐड करना। आपने मैथ में पढ़ा क्या? मैथ में क्या करते हैं हम? ऐड करना, जोड़ना। तो वही तो करेंगे, देखते जाओ क्या करेंगे हम। देखो इसकी पहला डेफिनेशन क्या होती है एडिशन रिएक्शंस की। जब कार्बन्स आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे और डबल बॉन्ड बनाने के बाद जब करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो उससे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? जिसमें क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब बन जाएंगे हाइड्रोकार्बन तो उससे क्या है? वो एक सिंगल बॉन्ड में काम करेगा, मिलकर सिंगल बॉन्ड बना देगा। दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? एडिशन रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल है, देखो यहां हमने डबल बॉन्ड लिया कार्बन के बीच में, फिर हमने क्या किया? X-1 को जोड़ दिया। इसको मिलाने के बाद क्या बन गया बच्चों? ये देखो यहां क्या बन गया? दैट इज ये बन गया दोस्तों। तो सिंगल बॉन्ड में बन गया पूरा। इसे हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शंस। बिल्कुल एक चीज आपको करवाई जाएगी। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें किसमें बदल गया? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया बच्चों। देखो यहां आगे इसका एग्जांपल देखो बच्चों, ये इथीन है। क्या है? इथीन। ENE मींस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये बना, फिर से हमने क्या किया? ब्रोमीन 2 कर दिया और ब्रोमीन 2 के बाद हमने क्या कर दिया? फिर देखो यहाँ क्या बन गया बच्चों? ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड के रूप में आ गया है ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया? 1 पोजिशन पे 1 ब्रोमीन, 2 पे तो 1 और 2 2 ब्रोमीन हो गए तो डाई ब्रोमीन इथेन। क्या हो गया बच्चों? इथेन बन गया दोस्तों। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में आ गया। ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दैट इज एडिशन रिएक्शन। ओके,
तीसरा है, थर्ड पॉइंट है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्या होता है देखो आप, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगी उसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मिल जाएंगे मॉलिक्यूलर रूप में, तो रिप्लेस कर देगी, एक एटम को हटा देगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी को रिमूव कर देना। जैसे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को हटा दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता होगा, बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर दो इसे, तो उसे हटा दो, रिमूव कर दो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एग्जांपल देखो यहां, मीथेन लिया CH4 + Cl2, ये हमने कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है CH2 Cl जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा बच्चों। ओके, हाइड्रोक्लोराइड। इसी तरह इसको ऐड करेंगे और Cl2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, और Cl2 हो जाएगा यहाँ, और HCl निकल जाएगा। ये सभी एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल्स, तो ये एग्जांपल है और ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स में बता दिए कि चीज क्वेश्चन आ जाए, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो ये तीनों लिख दो विद एग्जांपल के साथ मैंने करवा दिया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, छा जाओ बिल्कुल। अब देखो बच्चों आगे, व्हाई इज द कन्वर्जेशन ऑफ इथेनॉल, तो क्वेश्चन क्या आई है देखो, वाइज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, बदलना। हम इथानॉल को इथानोइक एसिड में कैसे बदल सकते हैं, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दिखाता हो, तो अभी देखो आपके सामने होता है क्या होगा, देखो यहां ध्यान से, देखो यहां हमने क्या किया, इथानॉल को इथानोइक एसिड में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, देखो यहां सीधा यहां लिख दो CH3 CH2OH, क्या बन गया ये इथानॉल। इथानॉल को एसिड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा के, हम कुछ नहीं करना है, O2 जोड़ दो, और जब O2 जोड़ देंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन के द्वारा ये क्या हो जाएगा, अब आगे देखो, ये बनने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहां CH3 होने के बाद देखो यहां सीधी बात है, अगर O2 ना आए तो सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां ये आ गया, तो इसके आने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा रिएक्शन क्या बन जाएगा, KMnO4H+ हाइड्रोजन के द्वारा क्या बन जाएगा, यहाँ CH3COO, ये आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, जो O2 की मात्रा है वो बढ़ गई, यहाँ क्या थी, ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होने के बाद क्या हो गया बच्चों, ये ऐड हो गया, और इसके बाद क्या बन गया, ये इथोनिक एसिड, क्या बन गया, इथोनिक। द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथोनिक एसिड, उसे क्या बोले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया, तो इसके ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो उसे बोलते ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद ही ये क्या है, इथेनॉल इथोनिक में बदल चुका है। ओके, देखो यार बच्चों, देखो जब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है और इथाइन को जब मिला लेंगे, मिलाने के बाद जो जलेगा, तो वेल्डिंग के लिए उसका यूज क्यों होता है, जब किसी मिक्सर में ऑक्सीजन और इथाइन को मिलाते हैं तो जलाते क्यों हैं, वेल्डिंग करते हुए, दैट वाज द रीजन। तो रीजन बता दो क्या है भाई, क्या इथाइन और हवा को का यूज क्यों नहीं होता। इफ ए मिक्सचर ऑफ, अगर कोई मिक्सचर लेंगे
मिक्सर पर मिक्स करेंगे किसी को, ऑक्सीजन इथाइन को, वो बर्न होगा, जलेगा, और जलने के बाद क्या होगा, जो इथाइन है वो इतना कंप्लीटली पूरी तरह जल जाएगा, और जलने के बाद जो उसका फ्लेम होगा वो नीला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू। इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन इथाइन फ्लेम है वो एक्सट्रीमली हॉट, इतना गर्म हो जाएगा, जो क्या पैदा करेगा, वेरी हाई टेम्परेचर पैदा कर देगा, जिससे क्या होगा, वो क्या मेटल्स को, धातुओं को वेल्डिंग करने का काम करेगा। क्या काम करेगा, वेल्डिंग करने का। ओके, द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट, लेकिन जो इथाइन और हवा है वो कभी भी वेल्डिंग में काम नहीं आता। ओके, क्यों, क्योंकि क्या है, जो इथाइन है वो हवा में इतना कमजोर फ्लेम हो जाता है वो, जिससे क्या है, वो पूरी तरह जल नहीं पाता, और जब पूरी तरह नहीं जलेगा तो वो क्या है, वेल्डिंग पे काम नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी इथाइन हवा में कभी भी कंबशन का काम नहीं करेगा। वो कब करेगा, ऑक्सीजन और इथाइन को मिलाने के बाद करेगा। ओके, इससे क्या हुआ, विच इज नॉट हॉट, इससे क्या हुआ, पूरी तरह गर्म भी नहीं हो पाएगा, और पूरी तरह गर्म नहीं हो पाएगा तो मेटल्स को पिघला भी नहीं पाएगा जी वेल्डिंग के लिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई भी चीज जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन और इथाइन की जरूरत पड़ेगी, ना कि हवा और इथाइन की। ओके, अंडरस्टैंड। अब है, मैंने ये चीज करवाई है, प्रॉपर्टी ऑफ इथानॉल है, आपको करवाऊंगा मैं कि भाई इथानॉल इथानिक एसिड में डिफरेंस क्या है, एक एक चीज करवाऊंगा, बिल्कुल खुल जाओ आपके सामने, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो इस तरह बताया कि जो इथानॉल है वो जब लिक्विड रूम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा इथानॉल। तो कारण क्या है, इथानॉल को हम नॉर्मली क्या अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथानॉल को हमें अल्कोहल भी बोलते हैं, जो क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो एक ड्रिंक में काम आता है। किसमें आता है बच्चों, ड्रिंक में दोस्तों, पीने में, शराब पीने में मजा आएगा, इसीलिए पीते हैं शराब, तो उसमें इथानॉल ही बोलते हैं। ओके, जो आसानी से क्या होगा, वाटर में भी घुल जाएगा, वाटर में आपको पता घुल जाता है, बर्फ डालते हैं हम सब कुछ, तो ये हो जाता है। ओके, अब अभी इसके बाद करवाएंगे तो इसी तरह अब इथानिक एसिड क्या होती है, इथानिक एसिड को हमें एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, COOH, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथानिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, 5 से 8% वाटर के अंदर एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, और जो क्या होता है, अचार को सुरक्षित रखने में भी काम आता है, और अचार को में भी डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो। क्या, एसिटिक एसिड। ओके, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन सबको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसका नेचर एसिडिक होता है। क्या होता है, नेचर एसिडिक होता है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी करवाएंगे इथानिक एसिड की क्या होती है। ठीक है, अब देखो पहले इथानॉल और इथानिक एसिड की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाएंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करवाएंगे। पहला फिजिकल, इसका क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है 156 केल्विन, ये और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम होता है। इसका क्या हुआ, इथानिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ओके, सेकंड है, इसका जो टेस्ट है बर्निंग का वो तेज होगा। इसका क्या है, सो टेस्ट होगा। इसका क्या है, इसमें स्मेल कम आएंगी। इसमें क्या है, इसकी स्मेल पंजेंट होती है। ओके, इसी तरह की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये न्यूट्रल नेचर होता है इथानॉल, जो ना एसिड ना बेस, इसे न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में नहीं बदलता। लेकिन ये क्या है, बदलता है, इसका एसिडिक नेचर है। जो इथानॉल है वो कभी भी सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये करता है, सोडियम का रिएक्ट करता है, जिससे क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अब क्या है, इथानॉल का फॉर्मूला ये हो गया है, CH3 CH2OH। इसका क्या बन गया आपको पता ही है, CH3COOH, ये इसका। ओके, अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और फिर करवाएंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में।
तो उससे पहले क्या है, देखो यहां जब अल्कोहल बनेगा तो जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या डिफरेंस दिखाता है। पहला है लिटमस टेस्ट, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ, कोई भी अल्कोहल की स्मॉल अमाउंट लेंगे तो थोड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उसका अलग टेस्ट ट्यूब में उसे अलग रख दो। रखने के बाद क्या होगा, उसमें 2 बूंदे ब्लू लिटमस की डाल दो, जिससे क्या हुआ आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा लिटमस में, अल्कोहल में। लेकिन क्या है, जो कलर होगा ब्लू लिटमस का वो रेड में बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल में अगर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्लू लिटमस डाल देंगे अल्कोहल में, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या है, अगर इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस रेड में बदल जाएगा, क्योंकि वो एसिड है। ओके, सेकंड है सोडियम मेटल टेस्ट में क्या होगा, हमने अल्कोहल लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अलग 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। 2 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, एक में ले लिया अल्कोहल OH और दूसरी ट्यूब ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस, इसमें क्या हुआ, जैसे उसमें सोडियम ऐड करेंगे, सोडियम मेटल दोनों ऐड करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी किसमें, अल्कोहल वाले में। अल्कोहल वाले में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, और ठीक है, और क्या होगा, विल प्रोड्यूस होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अल्कोहल पे ज्यादा होगा और इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ भी। ओके, तो 2 टेस्ट करवाए गए हैं ताकि आपको आसान आ जाए। विद क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बिल्कुल एक चीज करवाने लग रहा हूँ जब पेटा पड़ता हर चीज का, एक भी रुको एनसीईआर बने। अपना मकसद क्या है, एक चीज पढ़ानी, एक भी चीज मुश्किल होगी तो हमने तो कोई फायदा नहीं है बच्चों, सुनवागी, बिल्कुल एक चीज रगड़ दो, ठीक है। अब देखो आगे, अब सीधी बात है, अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक में डिफरेंस क्या हुआ है, इसमें अंतर बता दो क्या क्या होता है। तो अंतर सीधी बात यह है कि अल्कोहल में क्या होगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और इसमें क्या है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से रेड में बदल जाएगा। सीधी बात यह है, इसमें क्या होगा, ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट कर देगा, और रिएक्ट करने के बाद ये CO2 गैस पैदा करेगा, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा कर देगा। बाय हीटिंग, अगर इससे हीट देने के बाद, इसे आग पैदा करने के बाद, हीट करने के बाद जो अल्कालाइन पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन होगा उसमें जो अल्कोहल है वो दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्कोहल दिखना शुरू हो जाएगा और पिंक कलर में सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ में आई, बिल्कुल छा जाओ सभी। अब आगे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सीधी बात पकड़ लो, जहां ऑक्सीजन का ऐड होना मॉलिक्यूल का उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। केमिकल सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी, जब काम होता है ऑक्सीजन को लेना सॉल्यूशन के द्वारा, किसी अदर सब्सटेंस के द्वारा, अदर पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन को ऐड कर लेना अपने अंदर, उसे बोलेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड कर ले, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, रिएक्शन क्या होगी देख लो भाई, अभी क्रिया जो बोलते हैं, CH2 हमने ले लिया, CH2 ले लिया, CH2OH, ये हो गया प्रोपेनॉल, OH लग गया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, सिंगल बॉन्ड AN, OH के लिए OL, फंक्शनल ग्रुप, तो प्रोपेनॉल हो गया। इसके द्वारा क्या होगा, जब अल्कलाइन पोटेशियम परमांगनेट के सोल्यूशन के द्वारा जब हीट पैदा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड, क्या बन जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड। क्यों बन गया, CH3 CH2 और COOH, तो क्या हो गया, 3 कार्बन हो गए, प्रोप लग गया, सिंगल बॉन्ड है, AN लग गया, और क्या है, इसके लिए जो बना हुआ ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लग गया ओइक एसिड, तो प्रोपोनोइक एसिड बन गया बच्चों। ओके, बिल्कुल आग लगा दो सब चीजों के, कुछ नहीं छोड़ना। समझाने वाला बैठा हूं मैं, एक चीज समझाऊंगा आपको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना अभी, तो सोप क्या होती है, साबुन, और डिटर्जेंट क्या होता है बच्चों, सर्फ। कौन सा, कपड़े धोते हैं हमें, वही तो सीखना है कि साबुन, इसमें अंतर क्या है,
नहाते हैं तो हम साबुन यूज करते हैं, और कपड़े धोने के लिए सरफ। क्यों भाई? नहाते हुए सब यूज कर लो ना। तो अंतर क्या है? क्या अंतर है? साबुन हमारे को धोती है और सरफ हमारे कपड़े को धोता है। यही तो अंतर दिखाएंगे आपको। ये मिसल क्या होता है, एक एक चीज बताऊंगा जिससे क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। जब उसको साबुन तैयार होने के बाद उसमें जाग उठते हैं, उसमें सब ग्रुप ऑफ साबुन के जो मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं उसे बोलते हैं मिसाल। अब एक चीज करवाऊंगा आपको मिसाल के बारे में। जब साबुन का मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उसके दो एंड होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, कौन से भाई? प्रोबेटिक तो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होगा? जो पानी को लव करे, पानी से प्यार करे। हाइड्रो क्या होता है? पानी। फिलिक लवर, पानी लवर, हाइड्रोफिलिक हो गया। और एक हो गया हाइड्रोफोबिक, मतलब डरना। फोबिया होता है डर, तो जो पानी से डर के भागता हो उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये दो तो डिफरेंट हैं। तो इससे क्या होगा? जिससे क्या होगा, ये इंटरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जब क्या पानी के सरफेस पर जब साबुन के झाग उठे स्टार्ट हो जाएंगे, उसे बोले हाइड्रोफोबिक टेल। तो दूर हटेगा। जब क्यों हटेगा? ताकि वो पानी में सोलुबल ना हो सके। जब सोप क्या है, वाटर सरफेस पर आएगा और वो आयनिक बॉन्ड के कारण वो क्या करेगा, वाटर से इंटरेक्ट हो जाएगा। उसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया, ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। और ये क्या है, जो डर्ट है उसको इकट्ठा करता गंदगी को, जो नीचे बैठ जाती है। ओके, तो देखो यहां आपको समझ में आएगा एक चीज, ऐसे मॉलिक्यूल जो यूनिक होते हैं, जब काम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को बनाए रखना पानी के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो क्लस्टर क्या होता है, जो क्या साबुन का मॉलिक्यूल्स होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसे बोलते हैं क्लस्टर। उस क्लस्टर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक टेल। जब दूर हटेगा, बाहर भागेगा, उसे हाइड्रोफोबिक बोलेंगे क्लस्टर के रूप में। और दूसरा सरफेस क्या होगा, इससे क्या होगा, जब क्या ग्रुप बनेगा मॉलिक्यूल्स के आपस में उस इस तरह, तो उसे बोलेंगे मिसेल। क्या बोलेंगे? मिसेल। जब मिसेल है तो सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठा होंगे और विल नॉट कम टुगेदर, जिससे क्या हो, जाग उठने बंद हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे आयन रिपल्सन। इससे क्या हुआ, जो गंदगी होगी वो क्या है, इनराइज्ड हो जाएगी, अंदर के अंदर रह जाएगी। और उससे क्या होगा, पूरी तरह से सॉल्यूशन है वो क्लाउडी बादलों की तरह छा जाएगा। ओके, अब सीधी बात है, डिफरेंस बिटवीन सोप और डिटर्जेंट। क्वेश्चन आ जाए सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आपके सामने देखो यहाँ। तो सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो एलिफेटिक चेन में काम करेगा। ये किस में काम करेगा, ये क्या है, ये साल्ट होगा ऐसा जो अल्काइल चेन के रूप में काम करेगा और टर्मिनेट कर देगा, सल्फोनेट ग्रुप को हटा देगा, टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद सोप का काम होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट को पैदा करना। इसका काम क्या होता है, सिंथेटिक रिसोर्सेज को पैदा करना। सिंथेटिक होता है मैन मेड। सोप का इजीली बायोडिग्रेडेबल होगा, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये भी पूरी तरह टूट जाएगा और बिखर जाएगा मॉलिक्यूल्स। सोप क्या है, कुछ समय लेगा वाटर में घुलने का, लेकिन डिटर्जेंट क्या है, बहुत ही कम समय लेगा वाटर में घुलने का, जल्दी घुल जाता है। आप देखो, मशीन में डालो या सर्फ बाल्टी में डालो, पानी में, बकेट में, ऐसे ऐसे कर दो, 1 मिनट में घुल जाएगा बिल्कुल, और झाग पैदा हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स में बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे, अब है क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीन एक्शन ऑफ सोप्स। जो सोप है, साबुन है, वो किसी चीज को साफ करने का काम करता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म करवाएंगे आज यार, बिल्कुल पूरा ध्यान दे दो। यहाँ देखो, यहाँ ये सोप मॉलिक्यूल लिया मैंने, फैटी एसिड ली, नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, जो वाटर में घुल जाए, नॉन पोलर जो वाटर में नहीं घुले। ओके, इसमें झाग पैदा हो जाएंगे ऑयल और ग्रीस के रूप में। हाइड्रोफिलिक होता है पानी लवर, और हाइड्रोफोबिक होता है पानी से दूर भागने वाला। देखो यहाँ, कोई भी हमने डर्टी क्लॉथ लिए, गंदे कपड़े लिए, लेने के बाद मैंने एक एक आसान क्वेश्चन बना रखा है। सोप का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है बच्चों, या 3 नंबर का भी आता है, तो मैंने एक एक चीज आसान लैंग्वेज में पढ़ाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ मैंने डर्टी क्लॉथ लिए, स्पूट इन द वाटर कंटेनिंग सोप। तो जहां साबुन घोली हुई पानी में, उसमें मैंने गंदे कपड़े डाल दिए, डर्टी क्लॉथ। देन हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल द मिसल अटैच। तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन एंड्स होंगे सोप के, वो मिसल के रूप
रूम में अटैच हो जाएंगे ऑयल या ग्रीस पार्टिकल से, जिससे क्या होगा, इन दैट वे जो सोप माइसल है वो ऑयली पार्टिकल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, और तोड़ने किसके द्वारा, हाइड्रोकार्बन एंड्स के द्वारा। अगर इसमें जो आयनिक एंड होगा सोप के मॉलिक्यूल के वो रिमेन अटैच, कुछ ही अटैच हो पाएंगे। इससे क्या होगा, जो वाटर डर्टी क्लॉथ है वो एजिटेट सोप सॉल्यूशन पूरी तरह कट नहीं पाएगा, मतलब कपड़े को पूरी तरह धूल से हटा नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, जो डर्टी क्लॉथ है एजिटेटेड इन सोप सॉल्यूशन में जो ऑयली पार्टिकल हैं वो सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब पानी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, गेट डिस्पर्स्ड इन द वाटर ड्यू टू द विच द क्लॉथ गैसेस। और क्या होगा, जब पूरी तरह कपड़ा साफ हो जाएगा, साफ होने के बाद क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो गंदगी है तो नीचे रह जाएगी, और जो क्या है, कपड़ा साफ होकर ऊपर बाहर निकल आएगा। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सोप्स बच्चों। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ सोप डिटर्जेंट आप समझ में आ गया आपको। उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये कि कोई भी चेक कैसे करते हैं कि पानी हार्ड है, अगर पानी में अगर सर्फ डालते हैं हम तो पानी हार्ड हो जाएगा या नहीं होगा, उसे चेक कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ would we be able to check if अगर वाटर हार्ड है तो बाय द यूजिंग, तो उसको डिटर्जेंट का कैसे यूज किया जाएगा, कैसे पता लगा जाएगा कि पानी हार्ड हो चुका है सर्फ डालने के बाद। दैट्स द रीजन व्हाई अनलाइक सोप, किसी भी साबुन को ले लो तो दे डू नॉट रिएक्ट विद, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हार्ड वाटर के कारण, ठीक है, टू फॉर्म, क्योंकि क्या है, उसे सकम बन जाए। सकम क्या होता है, वो पानी कितना इतना हार्ड हो जाएगा कि उसे पूरी तरह घुल नहीं पाएगा वो। इससे क्या होगा, इसमें गुड अमाउंट ऑफ लेदर रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द वाटर इज हार्ड। इससे क्या होगा, इसमें क्या है, जो लेदर से पता चल जाएगा डालने से कि पानी हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। लेदर क्या करेगा, उसमें जैसे हम डालेंगे ये बता देगा पानी हार्ड है या सॉफ्ट है, कौन बताएगा, लेदर। इसका मतलब क्या हो गया, जो डिटर्जेंट सर्फ लिया हमने उसको हमें सॉफ्ट या हार्ड वाटर में दोनों में यूज कर सकते हैं। Therefore, क्यों, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू द चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और नॉट। इससे क्या है, लेदर के द्वारा हम इसीलिए पता लगा सकते हैं पानी हार्ड है या सॉफ्ट है। ओके, अब क्या है, देखो यहाँ व्हाट इज हाइड्रोजनेशन और व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्वेश्चन ये आएगा कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है वो बताना हमें। ओके, देखो यहाँ द हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस, ऐसी क्रिया है वह जो हाइड्रोजन एटम्स है, जो हाइड्रोजन एटम है वो बाउंड हो जाएंगे डबल बॉन्ड में, किसमें, डबल बॉन्ड में, एक कंपाउंड के रूप में। जिससे क्या होगा, वो जब बदलेगा एक सिंगल बॉन्ड में तो क्या है, जब कोई डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में बदल जाए एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। देखो यहाँ H प्लस में H डालेंगे तो H2 हो जाएगा ये। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन देखो यहाँ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती हैं। जो हाइड्रोजनेशन है उसका यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। उसमें क्या होगा, पहला क्या है, इसका हाइड्रोजनेशन का काम क्या होता है, एल्किन्स को एल्केन में बदलना, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ओके, इट आल्सो यूज्ड टू, इसका काम क्या होता है, वेजिटेबल घी को क्या करना, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलना। सीधी बात है, किसमें, जैसे एग्जांपल है जो वीटा घी यूज होता है, तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद क्या होगा, जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या है, वीटा घी में बदल जाएगा प्रोसेस में। ओके, तो जो मार्गारीन है वो एक सेमी सॉलिड बटर है जो कैसे क्रिएट होगा, किसके द्वारा क्रिएट होगा, ये वेजिटेबल ऑयल के द्वारा क्रिएट होगा ये। ओके, जैसे ये बना हुआ रिएक्शन बना हुआ हाइड्रोजन में, इसमें क्या ऑयल डाला, इसके बाद क्या होगा, लिनोलिक ये ओलिक एसिड बन जाएगा। ओके, अब क्या है, जैसे ही हाइड्रोजन ऑफ इथिन है तो मैं बताया था डबल बॉन्ड हो या सिंगल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जब हाइड्रोजन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दैट इज देखो यहाँ। तो लीड की प्रेजेंस में क्या हुआ, जो क्या है हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब सीधा है हाइड्रोजन का ऐड करना। ऑक्सीजनेशन का काम होता है, ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीजन का ऐड करना, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन का ऐड करा, क्या नाम है, डबल बॉन्ड में, तो ये क्या बदल गया, कन्वर्ट हो गया, बदल गया सिंगल बॉन्ड में, इथेन में बच्चों। ओके, अरे कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हवा चला दो। हवा नहीं चलेगी तो कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब इतना फैला दो, वीडियो को तो अच्छा जाओ। एक एक चीज करवाने जा रहा हूं बिल्कुल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या है, बिल्कुल जुट जाओ हर चीज में। व्हाट इज एलोट्रोपी, क्या हो गया बच्चों, दोस्तों एलोट्रोप्स क्या होता है। तो एलोट्रोपी में क्या हो गया, डेफिनेशन एलोट्रोप्स, टू और मोर देन टू फॉर्म्स हो, कोई भी एलिमेंट है उसमें दो या दो से ज्यादा जब फॉर्म्स होंगी तो उसमें तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और क्या स्ट्रक्चर क्या है सेम होगी। कहना मतलब ये है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दैट इज एलोट्रोप्स। पूरी कर दे वीडियो को, इसको कंप्लीट कर देंगे है ना, हाँ तो पूरी कर देंगे आज, पूरी करेंगे वीडियो आज भाई, आज चैप्टर को खत्म कर देंगे हम, बस पूरा जोर लगा दो तो मेरे साथ तुम। हाँ एक भी चीज छोड़नी है अपने को, बिल्कुल एक एक चीज करवाएंगे, ठीक है। अरे छा जाना है यार, रुकना नहीं है। तो क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। एग्जांपल है कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं, आपको पता है। देखो यहाँ डायमंड्स, ब्लैकस्मिथ, फुलरिन और ग्रेफाइट, तीनों कराऊंगा। फुलरिन क्या होता है, डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, क्या चीज कराऊंगा। पहले एलोट्रोप्स पढ़ना है, सीधा की पढ़नी है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जिसकी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। ओके, अब देखो यहाँ कार्बन के बारे में चलेंगे हम। पहले डायमंड, तो कार्बन के ही पार्ट्स होते हैं जो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स। तो अब पहले करवाएंगे डायमंड क्या होता है। डायमंड ये क्या है, थ्री डायमेंशनल होता है, नेटवर्क होता है, आपको पता है। डायमंड देखो यहाँ चार तो फिर हेक्सागोन के रूप में काम करता है, ये आपको पता है। देखो यहाँ इट इज थ्री डायमेंशनल काम करेगा नेटवर्क विद, इसमें स्ट्रॉन्ग जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड होगा जो स्ट्रॉन्ग रूप में होगा। और डायमंड इतना हार्ड होता है नेचर में जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। तो वैसे इतना हार्ड है तो उसे पिघलाने में इतना बहुत ज्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सर हाई हो जाएगा डायमंड का। क्वेश्चन आ जाएगा कि वो डिफाइन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स, दैट इज कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन्स। तो क्वेश्चन आ जाएगा डायमंड के बाद, डिस्क्राइब द डायमंड एंड यूजेस आल्सो। तो क्वेश्चन देखो डायमंड के बारे में ये लिख देना, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है, इसमें कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं डायमंड में भाई। सीधी बात है, इसका नेचर इतना हार्ड होता है इसीलिए इसको मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा। उसके बाद इट्स शाइनिंग, ये इतना चमकदार होता है किसके द्वारा, इस प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड जो ये बेड कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती तो इसको बोलते हैं बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से बिजली ना गुजरे उसे बेड कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें बिजली गुजर जाए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे उसे। ओके, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड का क्या होता है, ज्वेलरी। ज्वेलरी हम देखा, आपको पता होगा ज्वेलरी जो लेडीज बहुत ज्यादा पहनती हैं, ठीक है, चेंज के रूम में, तो उसमें या फिर कानों में यहाँ लगाने के लिए इयरिंग्स होते हैं जो उसका। और साथ में क्या है, जो क्या कटिंग और डेली टूल्स को में भी यूज होता है। अब यूज ऑफ डायमंड बिल्कुल एक चीज खुल के बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। डायमंड ये होता है, हीरा ऐसा होता है भाई, देख लो, अगर हीरा ना देखा हो तो ये ऐसा होता है हीरा। एक एक चीज करवा रहा हूं आपको मैं। यूज ऑफ डायमंड, पहला ज्वेलरी में काम आएगा, ये आता यूज होता है। दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी, इयरिंग्स, कानों जो कानों में पहनती है लेडीज, पता होगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ध्यान वही रहता है, पूरा ध्यान दे दो यहाँ पर ड्राइवर। नोज रिंग्स में यहाँ में भी काम आता है, पता होगा। एंगेजमेंट रिंग्स उंगलियों में भी आता है, ठीक है, तो इस सब में काम आता है। दूसरा यूज ऑफ डायमंड क्या होता है, इन इंडस्ट्री में काम आता है। डायमंड्स आर यूज ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। और डायमंड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डायमंड का यूज है ब्यूटी सुंदरता प्रोडक्ट्स में भी काम आता है, फेशियल चेहरे के लिए। और डायमंड एक्स्ट्रा क्वालिटी इज अवेलेबल दिस डेज। ये तीन यूज मैंने बता दिया डायमंड के बारे में। अब ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट कैसे होता है। ग्रेफाइट भाई
इन ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन आइटम, हर कार्बन आइटम क्या है, बॉन्डेड होगा 3 कार्बन आइटम से, और जो क्या इन ऑर्डर टू फॉर्म ये कैसा हेक्सागोनल रिंग्स बना देगा। हेक्सागोनल हो गया 6 कार्बन के रूम में हो जाएगा। देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6, और साथ में यूज होता है इट सर्वाइव। ये क्या था, वो था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन, डायमंड है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली गुजरेगी किसमें, ग्रेफाइट में। ओके, और साथ में साथ क्या होता है, डाई, कोई भी मशीन पार्ट्स को लुब्रिक बनाने सुखाने के लिए भी मतलब ग्रेफाइट का यूज होता है, और साथ में इसका यूज होता है पेंसिल्स में भी। जो पेंसिल होती है इसमें क्या ग्रेफाइट होता है भाई, बताओ आपको, ठीक है। ये ग्रेफाइट इसका तो ये रहा। ओके, एक चीज करवा रहा हूं बिल्कुल ताकि आप समझ पा जाए। अब यूज ऑफ ग्रेफाइट भाई, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, कार्बन ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्या हो गया, देखो ध्यान से, एक चीज समझ में आएगी आपको, कुछ भी समझ में आए तो बता देना भाई। कार्बन ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो कार्बन का यूज होता है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स के रूप में यूज होता है। और क्या है, इसे मैन्युफैक्चर तैयार किया जाता है हाई प्यूरिटी सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में। तो इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर तैयार किया जाता है कहाँ, हाई प्यूरिटी सिंथेटिक ग्रेफाइट में। और जो ग्रेफाइट का यूज होता है गास्केट्स के रूप में होता है, क्लच मटेरियल भी यूज होता है बाइकों में। अच्छा भाई, साथ मोटर्स बनाने में यूज होता है। ओके, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, लिथियम में, लिथियम आयन बैटरी बनाने में, जो लिथियम की बैटरी बनती है वहां भी ग्रेफाइट यूज होता है। और साथ में क्या होता है, फ्यूल सेल के द्वारा भी। उसके बाद जो लीड है, वो लीड में जो पेंसिल्स बनती है वो ग्रेफाइट के द्वारा बनती है। ओके, एक चीज करवाई जा रही है आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। किसमें, जो रोड बनती है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो यूज ऑफ ग्रेफाइट का आ गया भाई, फुलिन आ गया भाई। देखो यहाँ फुलिन ऐसा होलो केज है, ऐसा होलो खाली है जिसमें एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ सफेयर, जो खाली सफेयर बनता है और होल है वो फुलिन का बना होता है। इसमें क्या हुआ, सेम काम है, जो स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल एक जैसी होती है। तो जो बट अलोंग विद इसकी हेक्सागोनल रिंग बनेगी, किसकी, फुलिन की भी। और कुछ समय पे मतलब पेंटागोनल भी बन सकती है उसकी रिंग, और हेक्सागोनल भी। तो इसमें क्या होगा, इसकी रिंग क्या है, ये बन सकती है हेक्सागोनल। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, और पेंटा ही बन सकती है। पेंटा कैसे बनेगी, देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो पेंटा में 5 कार्बन भी बन सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये रिंग शाम को प्रेजेंट होंगी। ये ऐसे होलो केजेस होती हैं जो क्या है, हेड्स पे काम करेंगी, और क्या है, जो स्फेरिकल गोल फूरीज होती हैं, जो उसे हमें बक्की बॉल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्की बॉल्स बोलते हैं, बक्की बॉल्स भी बोलते हैं। और बाकी ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल वंस होंगे, जो सिलेंडर के रूप में होंगी, उसे कार्बन को हम नैनो ट्यूब्स बोलते हैं, और बक्की ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, अब आपको बताएंगे बक्की ट्यूब क्या होता है, बक्की बॉल क्या होता है। देखो यहाँ जो फुलिन्स है ऐसा मॉलिक्यूल है जो अंदर से कार्बन एटम्स की तरह अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओलोस्फेयर या एलिप्सोइड और ट्यूब्स। तो बक्की बॉल क्या होता है, जो स्फेरिकल गोल फुलिन्स होंगे उसे बक्की बॉल बोला गया है। क्या बोला गया है, बक्की बॉल्स। देखो यहाँ एलिप्सोइड होगी, नैनो ट्यूब ऐसे बनेगा, बक्की बॉल ऐसे बनेगा। देखो यहाँ देखो यहाँ बक्की बॉल हो गया, नैनो ट्यूब हो गया, एलिप्स सॉलिड हो गया। तो फुलिन्स ऐसे न्यू सॉलिड एलोटॉप्स होते हैं। फुलिन्स एंड बक्की बॉल एक सिमिलर स्ट्रक्चर होती है इनकी ग्रेफाइट की पे, जो हेक्सागोनल लेयर्स बनाएंगे। ये क्या हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं कार्बन एटम्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन एटम्स के द्वारा। अब फुलिन की स्ट्रक्चर देखो यहाँ, ये फुलिन ऐसी होती है, देखो यहाँ स्फेरिकल गोल चक्कर में होती है। इसका डायग्राम है चित्र भाई। ओके, मेरे को एक चीज करवा रहा हूँ, मेरे को आवाज चला दो आज तो। खत्म हो गया क्या, नहीं। तो भाई चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। कई दिन हो गया आप कह रहे थे सर चैप्टर भी कंप्लीट कर दो,
अरे मैं छोटे छोटे पार्ट इसलिए करवाए ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। एक भी चीज अधूरी रहेगी ना तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हवा चला दो हरियाणा वालों, यूपी बिहार वालों, बिल्कुल हवा चला दो। आज चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दो, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ बढ़ा दो। मैं बिल्कुल हवा चलानी है हमें, बिल्कुल। ओके दोस्तों।